शिवम, एक और चीज़ है कि जब अपन रिवाइज कर रहे होते हैं तो रिवीजन के टाइम पे कई स्टूडेंट लोग ऐसे होते हैं जिनको टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है रिवीजन करने का। मतलब उनको कई बार ऐसा होता है कि कोई सब्जेक्ट है वो मान लो 4 महीने पहले पढ़े और फिर अब सब ब्लैंक और भूला भूला लग रहा है, अब यार कुछ याद ही नहीं है। तो तुम्हारी क्या रिवाइज को लेकर के स्ट्रेटेजी थी, या स्टूडेंट के लिए क्या सजेशन होगा कि भाई ऐसे रिवाइज करना चाहिए जिससे तुमको ज़्यादा टाइम ना लगे और तुम ज़्यादा भूलो ना? इफेक्टिव रिवीजन के लिए क्या पॉसिबल है? सर, इफेक्टिव रिवीजन जैसे मेरा मानना है कि मैं कोई भी सब्जेक्ट अगर पढ़ा हूँ और उसको मैंने 1 मंथ से ऊपर हो गया, 1 या 1.5 मंथ से ऊपर रिवाइज नहीं किया है, तो वो अगर मैं दोबारा पढ़ने जाऊंगा तो वो मेरे को एकदम नया टाइप से लगेगा, नया फील आएगा। मतलब कुछ कुछ चीज़ें याद रहेंगी, बहुत सी चीज़ें मैं भुला हुआ रहूंगा। तो मेरा हमेशा से ये रहता था कि रोटेशन में रिवीजन होते रहना चाहिए। मतलब ऐसा है कि चलो, सारा चैप्टर्स नहीं, एक चैप्टर कम से कम रिवाइज कर ले ताकि उस कॉपी के एक बार दर्शन तो हो। वरना क्या होगा कि वो कॉपी अगर मैं 1.5 मंथ के बाद मैं उठाया, उसके बाद फिर जब रिवाइज करना स्टार्ट किया, अरे यार मतलब ये तो पूरा ही नया लग रहा है, मेरे को याद नहीं आ रहा है कुछ भी। तो ये सब चीजें होती है। मतलब सर, इतना इससे डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि मेमोरी है और सबके मेमोरी अलग अलग होती है। किसी को फोटोग्राफिक मेमोरी होती है, उसको एक बार पढ़ने के बाद पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। किसी को बार बार रिवीजन करने की जरूरत पड़ती है। तो स्ट्रेटजी एज एन शॉर्ट नोट्स हेल्प करते हैं, बट मतलब मैंने कभी शॉर्ट नोट्स बनाए नहीं, क्योंकि मतलब उस तरह से शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया कि रिवीजन के टाइम पे शॉर्ट नोट्स कभी नहीं बनाया था मैंने। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि वो रिवीजन करते वक्त वो शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करते हैं। मेरा रहता था कि जब भी मैं कुछ सब्जेक्ट रिवाइज करता था उसका टेस्ट जरूर लिखता था, कि जस्ट नापने के लिए कि क्या क्या याद है, क्या क्या नहीं याद है, और एक कॉन्फिडेंस के लिए कि उस सब्जेक्ट पे कमांड हुआ है कि नहीं। अच्छा शिवम, एक और चीज़ जो मेरे को ऐसा लगता है कि स्टूडेंट के मन में होती है, बिकॉज तुम्हारे टाइम में ये एक चीज़ थी कि थर्ड ईयर में गेट नहीं लिख सकते थे। 2017, 18, 16 कभी भी थर्ड ईयर में गेट लिखने का मौका नहीं था। 21 के बाद से फिर आईआईटी ने मौका दिया थर्ड ईयर में गेट लिख सकते हैं करके। तो अगर तुम्हारे टाइम में थर्ड ईयर में गेट लिखने की पॉसिबिलिटी होती, मैं बोल रहा हूँ, ये अपन एक थॉट क्रिएट कर रहे हैं। हाइपोथेटिकल, ठीक है सर। ठीक है, तो तुम्हारा किस टाइप से होता प्रिपरेशन का प्लान, या तुम क्या किस सेमेस्टर में तुमको लगता है कि तुम हो जाते कि भाई, क्योंकि तुमने स्टार्टिंग में सोच ही लिया था कि गेट अपने को करना ही है। और सेकंड इम्पॉर्टेंट जो मुझे ऐसा पर्सनली, स्टूडेंट के लिए क्या सजेशन होगा जो भी अभी थर्ड ईयर वाले बच्चे होंगे, जिनको थर्ड ईयर में जिन्होंने सोचा है कि मुझे गेट लिखना है, जो 6 सेमेस्टर में गेट लिखेंगे, उनके लिए क्या सजेशन होगा? सजेशन एज इन कि गेट में स्ट्रेटजी प्लान करके, मतलब जो एकदम प्रॉपर स्ट्रेटजी है कि मतलब लास्ट 4 मंथ में मैं क्या करूंगा, या फिर उसके किस टाइम तक मेरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए, वो सब में आई थिंक 1 ईयर लगता है। एटलीस्ट 1 ईयर, या नॉट 1 ईयर, आई मीन 8 मंथ्स तो एटलीस्ट लगता है सब्जेक्ट खत्म करने और टेस्ट वगैरह लिख के लास्ट मोमेंट स्ट्रेटजी प्रिपेयर करने में। उससे पहले लेकिन अगर आपके पास कॉलेजेस वगैरह भी आपको जाने हैं और बाकी चीज़ें भी मैनेज करनी है, तो उस हिसाब से आपको ड्यूरेशन तो बढ़ाना पड़ेगा। एज इन कि केवल आप क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, केवल 2 घंटे आप दे रहे हैं दिन के, तो आपको बहुत पहले से थोड़ा सा स्टार्ट करना पड़ेगा। मतलब स्ट्रेटजी आपको थोड़ा पहले से, अगर मैं रहता तो आई थिंक फर्स्ट ईयर के एंड पे मैं स्टार्ट कर देता प्रिपरेशन। फर्स्ट ईयर एंड पे अगर मेरे को थर्ड ईयर एंड पे लिखना रहता, अगर क्योंकि क्लासेस में फिनिश करता और फिर कॉलेज भी मैनेज करना होता, तो आई थिंक मैं ये करता सर, कि मैं थर्ड सेमेस्टर से फिर एनसीईआरटी आने में भी थोड़ा टाइम लग जाता है, तो उस हिसाब से वो सब इंक्लूड करते हैं, थर्ड सेमेस्टर में स्टार्ट कर देता है। अच्छा शिवम, एक इम्पॉर्टेंट जो सवाल है, जो मेरा अपना पर्सनल क्वेश्चन है, कि स्टूडेंट जब सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देता है या टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देता है, तो उस टाइम पे मार्क्स उसके ठीक ठाक हैं और सब्जेक्ट में उसको लगता है कि हाँ मेरी अच्छी कमांड है,
बट जब वो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट, 3-4 सब्जेक्ट या 5 सब्जेक्ट पढ़ता है, या फिर मॉक टेस्ट देता है 10-12 सब्जेक्ट पढ़ के, तो फिर एक साथ इतने सारे सब्जेक्ट को मैनेज कर पाना, वो एक टफ टास्क हो जाता है कि वो पैरेलली कैसे मैनेज करे। तो इसकी जो स्टडी का जो स्कीम है, ये भी 1 से 2-3 सब्जेक्ट पैरेलली स्टडी करके उसको मैनेज किया जाए, या क्या स्कीम ऐसा कुछ हो सकता है या स्ट्रैटेजी ऐसी कुछ हो सकती है जिससे वो पैरेलली टेस्ट सीरीज में जब सब्जेक्ट देखे तो उसको सफोकेशन या घबराहट मत हो और वो सारे सब्जेक्ट को अच्छे से डील कर पाए? क्योंकि आज की डेट में कंपटीशन का लेवल है ऐसा कि वो छोड़ के कोई सब्जेक्ट जा नहीं सकता, उसको सारे सब्जेक्ट ही करने पड़ेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मेरे को लगता है कि तुमसे अच्छा आई डोंट थिंक सो कि कोई इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा। सर ये डाउट मेरे को भी आया था, एज इन कि जब मैं इंडिविजुअल टेस्ट वगैरह लिखता था, तो इंडिविजुअल टेस्ट लिखने के बाद क्या होता है, उस वक्त थॉट प्रोसेस क्या रहता है कि हमने एक सब्जेक्ट को पूरे टाइम दे के अच्छे से रिवाइज करके सारे फॉर्मूले याद करके फिर लिखे, मतलब फुल्ली प्रिपेयर्ड एक सब्जेक्ट के लिए। ऑब्वियस सी बात है कि उसमें नंबर स्कोर्स आएंगे और अच्छे आएंगे, बट पॉइंट ये है कि जब वही सब्जेक्ट्स 2 या 3 हो जाते हैं, या फिर मतलब क्यूमुलेटिव टेस्ट वगैरह जो रहते हैं, तो उसमें पे परफॉर्मेंस डाउन होता है, मतलब ये श्योर है। तो पॉइंट ये है कि अगर मेरा 3 सब्जेक्ट्स का अगर मेरे को टेस्ट लिखना है, तो मैं 3 सब्जेक्ट्स का रिवीजन तो करूंगा ही, और जब 3 सब्जेक्ट का रिवीजन कर रहा हूँ तो उसमें मैं इंडिविजुअल टेस्ट प्रैक्टिस किया होगा हर सब्जेक्ट खत्म करने के साथ। और उसके बाद जब मैं थर्ड सब्जेक्ट में लिख रहा हूँगा, तो पहली चीज़ ये अज्यूम करनी चाहिए कि तीनों सब्जेक्ट्स में मैंने एक्सपर्टीज नहीं हासिल कर ली है, एक्सपर्टीज अब मैं हासिल करूंगा। तो जब मैं टेस्ट लिख रहा हूँगा, तो जब मैं टेस्ट में अगर मान लीजिए कि कोई सब्जेक्ट में मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया, मैं ब्लर हो गया मेरे दिमाग से क्योंकि बहुत टाइम हो गया सब्जेक्ट को, तो उसके लिए अगर मतलब मैं सर दोबारा कॉपी रिवाइज करने में बिलीव नहीं करता था, क्योंकि इसमें टाइम जाता है। मैं ये बिलीव करता था कि जो चीज़ मैं भूला, यही हमें सीखना है कि 10 सब्जेक्ट्स हैं, तो 10 सब्जेक्ट्स के फॉर्मूले, 10 सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट्स को कैसे रिकॉल करना सीखना है। रिवीजन करके टेस्ट लिखना इज वेरी इजी, बट बहुत सारे सब्जेक्ट्स रिवाइज करके पुराने सब्जेक्ट्स को रिकॉल करना, वही गेम है सर बेसिकली। वही गेम है, तो एग्जैक्टली, यस। वही उसी को मेरा रिकॉल सवाल भी करना वही हमें है। सीखना है। जो मेरा सवाल है, जहाँ तुम बोल रहे हो कि वही गेम है, वहीं पे ही मेरा सवाल है कि उसको कैसे, बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए उसके लिए? बेस्ट स्ट्रेटजी तो आई मीन सर, जो मेरी स्ट्रेटजी है, जो मेरे को लगा था कि जहाँ पे जो चीज़ मैं भूलता था, जिस भी चीज़ को मैं भूला, उसी चीज़ को मैं हाईलाइट किया। इससे इससे फायदा क्या होता था, और उस चीज़ को मैं बस ये रहता था कि सेम क्यूमुलेटिव टेस्ट जो आने वाले हैं उसमें वो मिस्टेक्स नहीं होते थे मेरे से। ओके। तो अगर मैं इश्यूज क्या है यहाँ पे, इसमें टाइम बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट लिखने हैं। अगर बहुत सारे मैं टेस्ट लिखूंगा तो ही मेरे को रिकॉल वाला हैबिट आएगा, वरना क्या होगा कि मैं बार बार डर डर में रहूंगा कि अरे यार मैं भूल गया, मेरे को दोबारा कॉपी रिवाइज करनी पड़ेगी। तो ये बहुत रिपीटेटिव प्रोसेस हो जाएगा और काफी फ्रस्ट्रेटिंग भी हो जाएगा। एटलीस्ट मेरे लिए तो सर हो जाता था। तो वहाँ पे सर अगर नहीं याद हो रहा है, मतलब कि अगर मान लो मैं किसी पेपर में मैं फॉर्मूला भूल गया किसी चीज़ का, हो सकता है, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है, मैं भूल सकता हूँ, मैं गेट के एग्जाम के दिन भी भूला। तो उसमें क्या था कि आप 2 मिनट रुकिए और हमेशा ये चीज़ सोचिए कि वो फॉर्मूला स्टार्ट कहाँ से होता था। आप 2 मिनट भी अगर थॉट दीजिएगा उस पर बैठ के, तो आप हो सकता है कि नहीं रिवाइज, मतलब पूरे फॉर्मूला तक नहीं पहुंच पाए, हो सकता है। लेकिन बहुत सारे टेस्ट लिखने के बाद ना एक हैबिट आ जाता है कि अच्छा ठीक है, ये मतलब भूल गया हूँ मैं, मेरे पास टाइम है, मेरे को इन्वेस्ट करना है। मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करता हूँ कि अच्छा ठीक है, इसमें ये होना चाहिए था, उसके बाद ये स्टेप आएगा, मैं वहीं पे हो सकता है डिराइव कर दूँ। तो वो चीज़ है कि अगर कुछ भूलते हैं तो उसको रिकॉल करने का एक मेथड दिमाग में होना चाहिए, और वो चीज़ सर बहुत सारे टेस्ट लिखने से ही आएगा।